हेलो गाइस। तो इस वीडियो में अपन कुछ इम्पोर्टेंट जो वैल्यूज़ हैं उनकी बात करेंगे, जो डिजीज डायग्नोसिस में भी काम में आती है, ट्रीटमेंट में भी काम में आती है, जिसको अपन स्पायरोमेट्री से मेजर कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे अपन पहले बात करते हैं वाइटल कैपेसिटीज़। तो वाइटल कैपेसिटी की बात करें तो वाइटल कैपेसिटी दो तरीके की होती है। एक होती है स्लो वाइटल कैपेसिटी, इसको अपन SVC आप इसको बोल सकते हो। एक होती है फोर्स्ड वाइटल कैपेसिटी, ये आपने सबने सुना होगा, जिसको अपन FVC बोलते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, इट्स द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर, दिस इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर दैट कैन बी एक्सपायर्ड आफ्टर डीप इंस्पिरेशन। आपने फुल इनहेल किया, उसके बाद में आप एक्सहेल करते हो। ठीक है, लेकिन फर्क कितना सा दोनों में क्या होगा, आप स्लोली एक्सहेल कर रहे हो, दैट इज SVC। आप फोर्सफुली एक्सहेल कर देते हो, दैट इज FVC। दिस इज द डिफरेंस। ठीक है, तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर दैट कैन बी एक्सपायर्ड आफ्टर डीप इंस्पिरेशन फोर्सफुली, दैट इज FVC, फोर्स्ड वाइटल कैपेसिटी। और इसी डेफिनेशन को मैं ऐसे बोलूँ, दिस इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर दैट कैन बी एक्सपायर्ड आफ्टर डीप इंस्पिरेशन स्लोली, दैट इज स्लो वाइटल कैपेसिटी। तो यूजुअली आप स्लो जब किसी मतलब एयर आप निकालते हो तो यूजुअली आप ज़्यादा एयर निकाल पाते हैं। ठीक है, क्योंकि बस्ट के अंदर कई लोग खांसी कर जाते हैं, कफिंग हो जाती है या कुछ भी बीच में इशू हो जाता है तो नहीं कर पाते। तो स्लोली आप निकालने को बोलो तो आराम से आप निकाल सकते हैं। तो SVC FVC दोनों इक्वल हो सकते हैं या SVC ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन SVC यूजुअली FVC से कम नहीं होती है। ठीक है, मतलब स्लो वाइटल कैपेसिटी की जो वैल्यू है वो फोर्स्ड वाइटल कैपेसिटी से ज़्यादा हो सकती है आइदर, और इक्वल हो सकती है, बट नेवर बी लेस। ठीक है, चलिए, तो फोर्स्ड वाइटल कैपेसिटी क्या हो जाएगी, दिस इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर दैट कैन बी एक्सपायर्ड आफ्टर डीप इंस्पिरेशन फोर्सफुली, दैट इज FVC। और ये एफर्ट डिपेंडेंट वैल्यू है, ये बहुत याद रखना आपको, ये एफर्ट डिपेंडेंट वैल्यू है। और दूसरा डायनेमिक वैल्यूज के अंदर आती है, क्यों आती है, क्योंकि फ्लो रेट पे भी डिपेंड कर रही है, पेशेंट किस फ्लो से वो फोर्सफुली उसको निकाल रहा है। सब मैक्सिमल एफर्ट है या नॉर्मल एफर्ट है या कफिंग कर दे रहा है या कफिंग नहीं कर दे रहा है, इन सब चीज़ों पे डिपेंड करती है। ठीक है, तो इसलिए इसको डायनेमिक वैल्यूज़ बोला जाता है, डायनेमिक वॉल्यूम्स बोली जाती है। ठीक है, क्योंकि ये फ्लो रेट पे भी डिपेंड करती है। ठीक है, तो जैसा कि आप ग्राफ में देख पा रहे हैं, मैंने एक कर्व लिया है। कौन सा कर्व है वो, या बोल सकते हैं एक लूप आप इसको बोल सकते हो, वॉल्यूम टाइम कर्व, वॉल्यूम टाइम लूप इसको अपन बोलते हैं। तो इधर वॉल्यूम है, लीटर्स के अंदर है, 0 से 1 लीटर, 2 लीटर, 3 लीटर, 4 लीटर, 5 लीटर। इधर टाइम है सेकंड्स में, 0 से 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड, 6 सेकंड्स, है ना। तो मेजोरिटी ऑफ जो FVC है, मेजोरिटी ऑफ FVC है वो लेस देन 3 सेकंड या 3 सेकंड के अंदर एक पर्सन एक्सेल कर देता है। ठीक है, तो दिस इज द बस्ट, ये फर्स्ट सेकंड के अंदर आया, दैट इज द बस्ट, दिस इज द बस्ट हुआ, दिस इज FEV1। तो बस्ट वाला पार्ट है जो फर्स्ट सेकंड के अंदर एक्सेल किया पेशेंट ने, दैट इज FEV1। उसके बाद में स्लो आप निकाल रहे हो तो यहाँ तक आते आते, दिस इज 3 सेकंड अराउंड, तो यहाँ तक आते आते लगभग FVC आ जाती है। उसके बाद ये प्लेटू स्टेज आ जाती है ना, थोड़ा सा और आप बोल सकते हो। तो इसको आप स्लो वाइटल कैपेसिटी आगे धीरे धीरे बढ़ती जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, लेकिन यहाँ तक अपन फोर्स्ड यूजुअली मेजर कर लेते। तो ये बोल रहा है कि यूजुअली जो नॉर्मल पेशेंट होते हैं वो 3 सेकंड और आइदर लेस देन 3 सेकंड में ही मैक्सिमम पार्ट ऑफ FVC एक्सेल कर देते हैं। ठीक है, लेकिन दिक्कत कहाँ आती है, ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज। यदि पेशेंट को ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज है तो वो FVC उसकी प्रोलॉन्ग्ड हो जाएगी। प्रोलॉन्ग का मतलब वॉल्यूम कम आ रहा है लेकिन टाइम ज़्यादा लग रहा है, उसको वॉल्यूम लग गया उतना भी आ रहा है, ये टाइम ज़्यादा लग रहा है। ठीक है, तो ऑब्स्ट्रक्टिव के अंदर क्या है, FVC में टाइम ज़्यादा लगेगा। मैंने बोला टाइम ज़्यादा लग जाएगा आपको, तो टाइम ज़्यादा लगेगा निकालने में, या 6 सेकंड में आप इसको एक्सेल कर रहे हो तो वॉल्यूम भी बढ़ता जाएगा। क्यों, क्योंकि एयर तो बाहर निकल रही है ना, मेजर तो हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे FVC की वैल्यू बोला जाता है ऑब्स्ट्रक्टिव एयर डिजीज के अंदर बढ़ जाती है। ठीक है, क्यों, क्योंकि टाइडल वॉल्यूम वहाँ पे बढ़ जाता है, डेड स्पेस बढ़ जाता है, ये मैं आपको बताऊंगा अभी आगे। ठीक है, तो रेस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज के अंदर FVC की वैल्यू कम हो जाएगी। ठीक है, वहाँ पे एयर निकलती नहीं है तो आपका ग्राफ ही यहाँ तक जा पाता है और फिर यहीं पे ही ऐसा हो जाता है। तो ये जो वैल्यू है वॉल्यूम वाला अमाउंट वाला कम है, ये वॉल्यूम कम हो जाएगा, तो FEV1 भी कुछ यहीं रह जाएगा और ऐसे यहाँ पे ग्राफ आएगा और फिर नीचे इनहेलेशन हो जाएगा। तो एक बॉक्सी पैटर्न यहाँ पे बनता है, अपन आगे बात करेंगे ग्राफ्स की। ठीक है, तो FVC की इंटरप्रिटेशन की बात करें कि नॉर्मल FVC क्या होते हैं, तो आप लिख लेना 80 to 120% इज द नॉर्मल वैल्यू।
तो मोर देन 80% होनी चाहिए FVC, ठीक है। 120 तक मैक्सिमम जा सकती है। मोर देन 120 को आप हाइपर इन्फ्लेशन या एम्फाइसीमा कहते हैं, और 80 to 120 को नॉर्मल रेशियो अपन या नॉर्मल रेंज अपन बोल सकते हैं। अब माइल्ड रिडक्शन क्या होगा? माइल्ड रिडक्शन है 70 to 80, 70 to 79 आप लिखिए, वो हो गया माइल्ड रिडक्शन। 50 to 69% तक मॉडरेट रिडक्शन, और लेस देन 50% को सीवियर रिडक्शन अपन बोलेंगे, ठीक है। अब ये परसेंटेज कहाँ से आया? ये आगे प्रेडिक्टिव वैल्यू जो होती है, प्रेडिक्टिव वैल्यू से आप कितना आप निकाल पा रहे हो वो उसका परसेंटेज होता है। तो परसेंटेज क्या होता है? एक प्रेडिक्टिव वैल्यू आप जो निकालते हो उसकी अकॉर्डिंग टू एज, अकॉर्डिंग टू जेंडर और हाइट के अकॉर्डिंग जो प्रेडिक्टिव वैल्यू आप निकालते हो, जो मशीन आपको निकाल के देती है, उसके बाद कितना % वो उसको एक्सेल कर पा रहा है, निकाल पा रहा है। तो 80% से 120 तक निकाल पा रहा है, मतलब वो ठीक है, वो मतलब हेल्दी पर्सन है, ठीक है। उससे कम हो जा रही है तो मतलब क्या आ गया? आपका रेस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज हो जाएगी, आपको रेस्ट्रिक्शन हो रहा है, आप निकाल नहीं पा रहे हो, ठीक है। ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज में यहाँ पे प्रोलॉन्ग्ड होता है, यही याद रखना है अपन को। FVC ऑब्स्ट्रक्टिव के अंदर प्रोलॉन्ग्ड होती है, बढ़ जाती है, ठीक है। जैसे एम्फाइसीमा ऑब्स्ट्रक्टिव में आता है तो मोर देन 120 चला गया तो उसको एम्फाइसीमा अपन यूजुअली बोलते हैं, ठीक है। तो पहले अपन बात करेंगे FEV1 की, उसके बाद में मैं आपको बताऊंगा ऑब्स्ट्रक्टिव और रेस्ट्रिक्टिव के अंदर किस तरह से वॉल्यूम कम ज़्यादा हो जाते हैं। तो नेक्स्ट है FEV1। ओके, तो FEV1 क्या हुआ? जो FVC का ही पार्ट है, इसको इजी से याद रखने का तरीका बताता हूँ मैं, कैसे याद रखना आपको। FEV1 FVC का ही पार्ट हो गया। कैसे? जो आप एक्सहेल कर रहे हो वो क्या कर रहे हो? आप फोर्स वाइटल कैपेसिटी जो एक्सहेल कर रहे हो, अचानक जो फोर्सफुली आप निकाल रहे हो, उसका जो फर्स्ट सेकंड में पार्ट निकल रहा है, उसी को अपन क्या बोल रहे हैं? FEV1, ठीक है। दिस इज द वॉल्यूम ऑफ एयर दैट पेशेंट एक्सपायर्ड, द पर्सन एक्सपायर्ड इन फर्स्ट सेकंड, ठीक है, आफ्टर डीप इन्फ्लेशन और डीप इंस्पिरेशन। तो ये फोर्सफुली निकल रहा है, ये भी है ना, ये भी फ्लो रेट पे डिपेंड करेगा, ध्यान रखना। ये एफर्ट डिपेंडेंट भी होता है और फ्लो रेट पे भी डिपेंड करता है। लीटर पर सेकंड में अपन इसको जो मतलब लीटर पर सेकंड मतलब जो फ्लो रेट है उस पर डिपेंड करता है, मान नापते अपन इसको लीटर में है, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ एयर दैट इज एक्सपायर्ड इन फर्स्ट सेकंड फ्रॉम फुल इंस्पिरेशन, ठीक है। तो ये एफर्ट डिपेंडेंट होता है। अब नॉर्मल की अपन बात करें तो नॉर्मल पेशेंट जो एक मैं बोलता हूँ वापस, नॉर्मल पेशेंट जो FEV1 का लगभग 75 to 80%, वही अगेन आप जेंडर, एज और हाइट से आप प्रेडिक्टिव वैल्यू निकालते हो पहले FEV1 की, जो मशीन निकाल के देती है आपको इतना होना चाहिए। लंग एज के पे डिपेंड करता है, स्मोकर्स में कम होती है, ठीक है। तो उसका 75 to 80% आप फर्स्ट सेकेंड में निकाल लेते हो, ठीक है, ठीक है। मतलब प्रेडिक्टिव वैल्यू आपके 75 से ऊपर होनी चाहिए, कहने का मतलब प्रेडिक्टिव वैल्यू से आपकी जो वैल्यू है वो 75% से ऊपर होनी चाहिए, तब अपन उसको नॉर्मल मानते हैं, ठीक है। तो यूजुअली इंटरप्रिटेशन क्या हो गया यहाँ पे? 80% से ऊपर इज नॉर्मल अगेन। तो FVC और FEV1 दोनों में ही आप याद रखिए मोर देन 80% आपको याद रखना है। जो रेशियो होता है मोर देन 70% होता है। FEV1 बाई FVC का रेशियो जो अपन ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज में या गोल्ड गाइडलाइन में भी उसको यूज़ किया जाता है, तो वो रेशियो होता है। रेशियो में अलग अलग वैल्यू की बात कर रहा हूँ मैं, FVC और FEV1 की बात कर रहा हूँ, तो मोर देन 80% आपको याद रखना है। रिडक्शन, माइल्ड रिडक्शन होगा 70 to 80% यहाँ पे, मॉडरेट रिडक्शन होगा 50 to 70%, सीवियर रिडक्शन होगा 35 to 50% और वेरी सीवियर इज लेस देन 35%, ठीक है। तो आप लिख लेना, मोर देन 80 नॉर्मल, 80 to 70 माइल्ड, 50 to 70 मॉडरेट, 35 to 50 सीवियर और लेस देन 35 इज वेरी सीवियर, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो सेम ग्राफ है, सेम लूप में आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे। तो ये दिस इज टाइम वॉल्यूम। तो फर्स्ट सेकंड के अंदर जो बस्ट ली आपने, बस्ट किया या एक्सहेल किया, ठीक है, तो लगभग कितना आ गया? लगभग ये 3 लीटर तो ये है कि लगभग 4 लीटर के आसपास से चला गया है, ठीक है। तो ये कोई मतलब वॉल्यूम फिक्स नहीं है, आपको पता होगा, ये आपको चीज़ें याद रखनी है, ये कंफ्यूज नहीं होना है। FEV1 का कोई वॉल्यूम फिक्स नहीं है, परसेंटेज में निकाला जाएगा। क्यों? क्योंकि अकॉर्डिंग टू पेशेंट एज, अकॉर्डिंग टू उसकी जेंडर, अकॉर्डिंग टू हाइट और इवन लंग एज पे भी डिपेंड ये करता है, ठीक है। स्मोकर है कि नहीं उस पर भी डिपेंड करता है। प्रेडिक्टिव वैल्यू क्या आती है? हाँ, ये ध्यान रखना है बस, एक पर्टिकुलर पेशेंट की प्रेडिक्टिव वैल्यू अलग हो सकती है और उसका 80% से ज़्यादा यदि वो फर्स्ट सेकंड में एक्सेल कर दे रहा है, मतलब वो हेल्दी पर्सन है, ऐसा आप बोल सकते हैं, ठीक है। या फिर मैं भी बात करूँगा, वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। चलिए अब अपन बात कर रहे हैं रेशियो की। तो FEV1 बाई FVC का जो रेशियो है वो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे एक पॉइंट यहाँ पे निकल के आता है, जो अपन गोल्ड गाइडलाइन में भी यूज़ करते हैं और ऑब्स्ट्रक्टिव पेशेंट के अंदर यूज़ किया जाता है। क्या बोलेंगे अपन? FEV1 बाई FV जो रेशियो है वो प्रेडिक्टिव वैल्यू का 70% से कम है, ठीक है।
तो आप क्या बोलेंगे, ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज है पेशेंट को, तो आप यहाँ पे डायग्नोसिस यहाँ पे बना सकते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज। दूसरा है नॉर्मल हुआ तो या ज़्यादा हुआ तो, ठीक है, तो नॉर्मल है और ज़्यादा है तो आइदर नॉर्मल, तो पर्सन सच में ही नॉर्मल हो सकता है, तब आपको FEV1 और FVC आपको अलग अलग आपको अब देखना पड़ेगा। तो यदि FEV1 और FVC लेस देन 80% आ रहा है तब वो रेस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज को बताएगा, और मोर देन 80% आ रहा है तो मतलब पेशेंट नॉर्मल है, ये भी बता सकता है। लेकिन फिर भी रेस्पिरेटरी डिफिकल्टी हो सकती है, उसके फिर अलग कारण होते हैं, इसमें आपको DLCO करना पड़ता है। पल्मोनरी एम्बोलिज्म का कॉज भी यहाँ पे एक निकल के आता है, जहाँ पे FEV1 FVC सब नॉर्मल होता है, लेकिन DLCO वहाँ पे सेपरेटली डिक्रीज होता है, तो वो पल्मोनरी एम्बोलिज्म में आता है, ठीक है। चलिए, तो FEV/FVC रेशो लेस देन 70% ऑफ प्रेडिक्टिव वैल्यू इज ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज। नॉर्मल है तो पेशेंट आइदर नॉर्मल हो सकता है या फिर उसको रेस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज भी हो सकती है। अब मैं आपको एक ग्राफ दिखा रहा हूँ, अब मैं आपको एक चलिए ये देखिए, इसको समझना है। यहाँ पे नॉर्मल लंग यहाँ पे दिखाया है, ठीक है, जो मैंने बताया था पहले भी, ठीक है, और दिस इज ऑब्स्ट्रक्टिव लंग और दिस इज रेस्ट्रिक्टिव लंग। आप देख सकते हैं कैसे डिफरेंस है। यहाँ पे नॉर्मल लंग की साइज ये दिख रही है, ऑब्स्ट्रक्टिव लंग की साइज यहाँ पे बड़ी हो गई है, ठीक है। रेस्ट्रिक्टिव लंग में क्या है, दिस इज नॉर्मल लंग, यहाँ पे साइज छोटी हो गई, छोटा दिखाया इससे नॉर्मल लंग से। तो रेस्ट्रिक्शन के अंदर लंग के साइज छोटे छोटे लंग्स हो जाते हैं, जैसे ILD के लंग्स आपने देखे होंगे, एक्सरे देखे होंगे, ठीक है, और एम्फाइसीमा या COPD के एक्सरे देखे होंगे, वहाँ पे लंग बड़े हो जाते हैं। तो नॉर्मल लंग से इसकी साइज बढ़ गई है। कैसे बढ़ी है वही आपको याद रखना है। यहाँ पे टाइडल वॉल्यूम यहाँ पे बढ़ता है, ठीक है, और रेजिडुअल वॉल्यूम यहाँ पे बढ़ जाता है, ठीक है। टाइडल वॉल्यूम क्यों बढ़ता है, क्योंकि ब्रोंकोडाइलेशन के कारण यहाँ पे परमानेंट ब्रोंकोडाइलेशन हो जाता है, तो आपका डेड स्पेस वॉल्यूम बढ़ जाएगा, जैसे टाइडल वॉल्यूम बढ़ जाता है। और सेम चीज़ एयर ट्रैपिंग वगैरह होती है, ऑब्स्ट्रक्शन होता है, तो यहाँ पर रेजिडुअल वॉल्यूम बढ़ जाता है। तो रेजिडुअल वॉल्यूम और टाइडल वॉल्यूम बढ़ने के कारण आपका जो टोटल लंग कैपेसिटी थी यहाँ बढ़ जाती है, टोटल लंग कैपेसिटी बढ़ जाती है। लेकिन एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट याद रखने वाली है, वाइटल कैपेसिटी यहाँ पे कम हो जाएगी। क्यों, क्योंकि जो रेजिडुअल वॉल्यूम बढ़ गया, समझ में आ रहा है आपको, रेजिडुअल वॉल्यूम बढ़ गया तो मतलब जो वॉल्यूम ब्रीदिंग में काम नहीं आ रहा, रेस्पिरेशन में काम नहीं आ रहा, मतलब वो वाइटली वो काम नहीं आ रहा है, ऐसे याद रखना है इसको। आपको वाइटली वो काम नहीं आ रहा है तो वाइटल कैपेसिटी आपकी कम हो जा रही है, तो आपका IRV और ERV दोनों यहाँ पे कम होता है। इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम मतलब पेशेंट को बोलते हैं ना अपन, डीप इंस्पायर करके कितना इंस्पायर कर सकता है और डीप एक्सपायर कितना कर सकता है, तो दोनों ही यहाँ पे वैल्यूज कम हो जाती है। टाइडल वॉल्यूम बढ़ता है ड्यू टू डेड स्पेस, और रेजिडुअल वॉल्यूम बढ़ता है ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन, और यहाँ पे एयर ट्रिपिंग भी साथ में रहती है, इसलिए डेड स्पेस ये रेजिडुअल वॉल्यूम यहाँ पे बढ़ जाता है। तो वाइटल कैपेसिटी कम हो जाएगी, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी भी कम हो जाएगी। टाइडल वॉल्यूम बढ़ा है लेकिन IRV यहाँ पे बहुत कम हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे इंस्पिरेटरी कैपेसिटी यहाँ पे कम हो जाती है, लेकिन फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, यस रेजिडुअल वॉल्यूम यहाँ पे बढ़ा है तो फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी यहाँ पे बढ़ जाती है, इसलिए टोटल लंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी लेकिन वो काम नहीं आती है। आप सोचोगे सर लंग कैपेसिटी तो बढ़ गई है, अच्छा हो गया है, तो नहीं, लेकिन वो काम नहीं आता। क्यों, क्योंकि रेजिडुअल कैपेसिटी, वो रेजिडुअल पार्ट है, वो ना गैस एक्सचेंज में काम आता है ना ब्रीदिंग में काम में आता है, ठीक है। साथ में डेड स्पेस वाला पार्ट बढ़ा है यहाँ पे, तो ये भी जो बचा हुआ थोड़ा पार्ट जो टाइडल वॉल्यूम का थोड़ा पार्ट रेस्पिरेटरी एक्सचेंज में काम आता है, वो भी यहाँ पे काम नहीं, क्योंकि डेड स्पेस वाला पार्ट बढ़ता है, नहीं कि जो बचा हुआ पार्ट है वो। चलिए, रेस्ट्रिक्टिव की बात करें तो आपको सीधा सा फंडा याद रखना है, एवरीथिंग विल बी डिक्रीज, बस, ठीक है, बहुत ईजी है, सब कुछ डिक्रीज हो जाएगा रेस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज के अंदर। तो क्या क्या डिक्रीज हुआ, टाइडल वॉल्यूम आपका कम हो गया, IRV आपका कम हो गया, ERV आपका कम हो गया, सब कुछ कम हो गया, ठीक है। तो वाइटल कैपेसिटी कम हो गई, ठीक है। यहाँ पे IRV और ERV कम हुआ, टाइडल वॉल्यूम बढ़ता है लेकिन कोई टाइडल वॉल्यूम से इतना फर्क नहीं पड़ता, इसलिए भी वाइटल कैपेसिटी कम होगा। वाइटल कैपेसिटी दोनों में ही कम है, मैंने बताया ना, वाइटल मतलब जो काम आ रहा है, तो डिजीज है तो कम ही होगा, ऐसे याद रखना आपको, चाहे रेस्ट्रिक्टिव हो चाहे ऑब्स्ट्रक्टिव हो, दोनों ही कंडीशन में डिजीज में वाइटल कैपेसिटी तो कम ही हो जा रही है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे सब वॉल्यूम्स भी कम हो जा रहे हैं, अब रेजिडुअल वॉल्यूम भी कम हो गया तो आपका FRC भी कम हो गया, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी ऑब्वियसली यहाँ कम हो गया क्योंकि IR भी कम हो रहा है। अब रेजिडुअल वॉल्यूम कम हो जाने के कारण यहाँ आपका फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी भी कम हो गई है, और टोटल लंग कैपेसिटी बोला ना कि ये नॉर्मल लंग है, साइज बहुत छोटी सी साइज हो गई है, टोटल लंग कैपेसिटी भी यहाँ पे कम हो गई है, ठीक है। तो आप यहाँ पे ब्रोंकोडाइलेशन यहाँ पे नहीं होता, सब कुछ रेस्ट्रिक्शन हो गया है, तो आप कुछ कर नहीं सकते, ज़्यादा सीवियर कंडीशन है ये, यहाँ पे आप थोड़ा सा ब्रोंकोडाइलेशन करके या थोड़ा सा कुछ मतलब ट्रीटमेंट देके डिजीज को स्लो कर सकते हो, थोड़ा सा आप इंप्रूवमेंट कर सकते हो। यहाँ पे बहुत मुश्किल होता है क्योंकि यहाँ पे साथ में फाइब्रोसिस भी रहता है, तो गैस एक्सचेंज भी यहाँ पे बहुत स्लो हो जाता है, धीरे धीरे वो कम होता जाता है, तो और पेशेंट को यहाँ पे आपको लंग ट्रांसप्लांट ही करना पड़ेगा, नहीं तो आप पेशेंट को नहीं बचा पाओगे, ठीक है। तो सिंपल सा फंडा यहाँ पे याद रखना है, रेस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज में एवरीथिंग विल बी डिक्रीज, देन
ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज के अंदर खाली आपका रेजिडुअल वॉल्यूम और टाइडल वॉल्यूम बढ़ जाता है। रेजिडुअल वॉल्यूम आप मेनली याद रखिए बढ़ता है, उस कारण से फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी बढ़ती है और टोटल लंग कैपेसिटी यहाँ पे बढ़ जाती है, लेकिन वाइटली ये काम नहीं आती, इसे याद रखिए। तो वाइटल कैपेसिटी यहाँ पे कम हो रही है क्योंकि वाइटली यहाँ पे कुछ काम नहीं आ रहा है।